Hello everyone, welcome back to the physics class. We were doing the topic that is alternating current को हम chapter कर रहे थे, and in alternating current we have discussed what is alternating current, how it can be represented. Okay, so today moving ahead we are doing the topic when AC current is passed through a resistor. When AC current is passed through a resistor. Okay, so what is the topic? AC means alternating current circuit containing resistance only. It means there is a circuit in which AC current is flowing and there is resistance only. Resistance उस circuit में अकेला और कुछ भी नहीं है. So this is the circuit. Sorry, resistance लगाना हमने. This is the symbol of resistance. अब यहाँ DC करंट लगाने के बजाय अगर यहाँ बैटरी आप शो करते हो that is DC, और अगर आप ये सर्कल लगा के सिग्नोसॉइडल वेव शो करते हो this is AC, तो ये AC का सर्किट आपके पास बना. तो इट मीन्स दिस इज द AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R. ओके, AC सोर्स कुछ EMF लगाएगा एज EMF इज ऑफ AC सोर्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. व्हाट इज द फेज ऑफ दिस EMF? जो साइन के साथ में एंगल लिखा होता है दैट इज फेज. व्हाट इज इट? फेज ऑफ EMF. नाउ एज इन यहाँ से कुछ AC करंट इसमें चलेगा. AC करंट जब इसमें से पास होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करेगा इसका रेजिस्टेंस R है. तो उसकी वजह हम क्या करते हैं, जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. तो E की जगह हमने यहाँ लिख दिया दैट इज करंट इसमें जाएगा I, इंस्टेंटेनियस करंट गया और रेजिस्टेंस R है दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. IR इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. I डिवाइड में ले जाओ इसके, या R डिवाइड में ले जाओ. I इज इक्वल टू E0 बाय R साइन ओमेगा टी. I इज इक्वल टू E0 बाय R साइन ओमेगा टी. व्हाट इज E0 बाय, अगर हम यहाँ से देखें V बाय I किसके इक्वल बनेगा, R के. तो अगर E0 है यहाँ पे, V0 है मतलब मैक्सिमम EMF तो बाय R है यहाँ पे, तो करंट भी मैक्सिमम बनेगा. सो व्हाट इट विल बी, दैट इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. I इज इक्वल टू क्या बन गया, I0 साइन ओमेगा टी, वेयर I0 इज इक्वल टू E0 बाय R. ओके, अब आपने करना क्या है, ये देखना है कि जो इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन है और जो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट की जो इक्वेशन है अल्टरनेटिव करंट की, उनकी फेज आपने चेक करनी है. ओमेगा टी का मतलब है हॉरिजॉन्टल के साथ आप एक फेजर डायग्राम बनाओगे. हॉरिजॉन्टल के अगर आप इसको दिखाना चाहते हो मैक्सिमम को, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में मतलब ओमेगा टी एंगल बना रहा है. तो EMF भी हॉरिजॉन्टल के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा है, इसका भी एंगल कितना है, ओमेगा टी. अगर दोनों सेम में बन रहे हैं तो इसका फेजर डायग्राम बनेगा. अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, फेजर डायग्राम. फेजर क्या होता है, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर. व्हाट इज फेजर? फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, जो रोटेट करता है. ऐसे एक वेक्टर रोटेट करेगा. पहले मैं E0 को दिखा रहा हूँ. E0 कितना एंगल बना रहा है, दैट इज ओमेगा टी विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के साथ में ये E0 कितना एंगल बना हुआ, दैट इज ओमेगा टी. उसकी फेज के अकॉर्डिंग आपने उसको दिखा दिया. दिस इज E0. एंड व्हाट अबाउट I0? अगर करंट में देखें तो करंट का भी फेज कितना, ओमेगा टी. तो करंट भी आप इसी रोटेटिंग वेक्टर, इधर ही वेक्टर एक बना के दिखाओगे. दिस इज I0. इट मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब AC करंट आप पास करते हो, करंट एंड EMF या वोल्टेज जो है दे आर इन सेम फेज. अक्रॉस अ रेजिस्टेंस करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF आर इन सेम फेज. वो सेम फेज में होते हैं अगर हम करंट को एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पास करें. इट मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों में, चाहे DC करंट हो चाहे AC करंट हो, दोनों में सेम बिहेव करता है. अल्टरनेटिंग करंट में भी सेम फेज में होते हैं
और जो डायरेक्ट करंट होता है डीसी करंट जिसको हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं, उसमें भी ईएमएफ और करंट सेम फेज में ही होते हैं हमेशा। इट मीन जो रेजिस्टेंस है वो चाहे डीसी करंट उसमें पास कर दो चाहे उसमें एसी करंट पास कर दो, वो सेम बिहेव करता है। उसका बिहेवियर क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, चाहे उसमें से डीसी करंट पास करो चाहे उसमें से एसी करंट पास करो। बट जो करंट की वैल्यू होती है वो थोड़ी कम ही रहती है क्योंकि रेजिस्टेंस लॉस कर देता है उसको। फेज सेम है ओके, लेकिन करंट की वैल्यू कुछ कम होती है। इसके लिए हम एक ग्राफ भी बना रहे हैं। अब यहाँ ग्राफ, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ है इंस्टेंटेनियस का, दैट इज ई। करंट जो इससे कम बनाना मतलब बनाना सेम फेज का ही है। सेम फेज का मतलब समझो जहाँ पे ईएमएफ जीरो है वहाँ पे करंट भी जीरो है, जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम है जिस टाइम पे वहाँ करंट भी मैक्सिमम है। लेकिन ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू वो ज़्यादा है और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है। सेम फेज सेम टाइम पे जीरो और मैक्सिमम हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की मैक्सिमम की अलग अलग है। टाइम सेम है जिसपे वो मैक्सिमम हो रहे हैं, लेकिन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू में कुछ डिफरेंस है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ करंट एंड ईएमएफ व्हेन एसी करंट इज पास थ्रू अ रजिस्टर। तो अब हम जब एक रजिस्टर में से हम करंट पास करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। यहाँ से भी पता कर सकते हैं इसकी ओमेगा टी आ गया, इसकी ओमेगा टी आया, दोनों की फेज सेम है। ये फेजर डायग्राम बनेगा इसका जब करंट को आप एसी करंट को एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पास करवाते हो। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। इंडक्टर इज अ कॉयल, ऐसे कॉयल लेते हो वो एक इंडक्टर होती है। तो ये कॉयल हमने ले ली यहाँ पे, और कॉयल का भी एक इंडक्टेंस होता है, कॉयल का भी एक इंडक्टेंस होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। जैसे रेजिस्टेंस की करंट को रोकने की पावर होती है रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर की भी करंट को रोकने की पावर होती है, दैट इज इंडक्टेंस। उसको इंडक्टेंस कहते हैं इसकी। एल म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन में हमने किया भी है, कॉयल करंट को अपोज करने की जो पावर दैट इज इंडक्टेंस। हमने एसी सोर्स इसके साथ लगा दिया और जो हमने ईएमएफ पास किया दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E is equal to E naught sin omega t. Now EMF ये कॉयल है, हमने सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक पढ़ा है, जो इंड्यूस EMF अप्लाइड EMF को अपोज करता है उसमें लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो इंड्यूस EMF होता है वो इंस्टेंटेनियस EMF ही बनेगा। तो इंड्यूस EMF या इंस्टेंटेनियस EMF निकालने के लिए हमने जो इसी पिछला चैप्टर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहाँ की हमने E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था। क्या था? E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं बता देता हूँ ये कैसे आया था। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जब निकालते थे फाई इज इक्वल टू आई, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता था? एल आई। एल इज सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है, और E इज इक्वल टू क्या होता था? दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस डी बाई डी टी अलग का, फाई की वैल्यू रखी एल आई, तो एल बाहर आ जाता था, इट विल बिकम एल डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज इंड्यूस EMF, सेल्फ को सेम कॉयल में जो डीसी में बनता था दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगेन दिस इज द, ये कॉयल ही है, कॉयल में इसमें इंड्यूस EMF बनेगा, वही इंड्यूस EMF आपने यहाँ लेना है, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्या बना? माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, हमने इसको करंट में चेंज करना है, तो हमने डी आई इधर छोड़ दिया, माइनस भी इधर छोड़ दो, ई नॉट के नीचे तो चला जाएगा एल, ई नॉट के नीचे क्या चला गया? एल, दैट इज साइन ओमेगा टी, और साथ में डी टी और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सारे के, डी टी मल्टीप्लाई चला गया, एल इसके डिवाइड में आ गया, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमने करंट की स्मॉल वैल्यू अपने को पता है, करंट की टोटल वैल्यू फॉर ऑल ऑफ द सर्किट आपने ये कैलकुलेट करनी है। ओके, तो हम मैग्नीट्यूड सिर्फ लेके चलेंगे इसका, तो मैग्नीट्यूड आप में साइन लेने की जरूरत नहीं है फिर अपने को। अब हम टोटल करंट निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा इंटीग्रेशन। टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। इसका कर दो इंटीग्रेशन। ई नोट बाई जो एल है, अभी हमने पीछे क्या किया था? वी इज इक्वल टू आई आर होता है रेजिस्टेंस में, तो वी बाय आई इज इक्वल टू आर, या वी बाय आर इज इक्वल टू आई। तो हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना था, उसका क्या फॉर्मूला था? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय उसका खुद का जो करंट को रोकने की पावर है रेजिस्टेंस होता है, वो लिया हमने।
ऐसे ही अब इंडक्टर है, इंडक्टर में अगर अपने करंट निकालना है तो क्या ऊपर क्या है, ई नॉट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जितना इसको मिल रहा है, डिवाइड बाय इसी का इंडक्टेंस। तो मीनिंग तो सेम हुआ ना, ये क्या था, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, जो उसकी प्रॉपर्टी है करंट को रोकने की, उन दोनों का रेशियो करंट था। तो इसमें भी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मतलब ई नॉट डिवाइड बाय उसमें जो करंट को रोकने की पावर है दैट इज इंडक्टेंस, ये आ जाएगा आई नॉट। ये क्या बनेगा आपके पास, आई नॉट, इसको आप रख सकते हो। इसको आप आई नॉट रखने के बजाय क्या करो, देखो इसको यहां रखने के बजाय थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। हम इंटीग्रेशन करते हैं, डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, ई नॉट बाई एल ले लो बाहर, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है दैट इज कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है दैट इज कॉस ओमेगा टी। अभी तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, अब एंगल का भी होगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय जो एंगल है उसका डेरिवेटिव वो नीचे लिखा जाएगा। कॉस में ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट इज ओमेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बन गया, ओमेगा। ओमेगा को आप लेके आना बाहर, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। लेकिन अब जो ई है, ई की जो टर्म है इक्वेशन है वो तो साइन में है, करंट की जो इक्वेशन आपकी वो कॉस में बनने जा रही है, लेकिन आपने इसको भी साइन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करोगे, देखो अब ई नॉट बाय ओमेगा एल जो है दैट इज आई नॉट, ये करंट को रोकने की टोटल पावर है, एल उसकी इंडक्टेंस है, करंट को रोकने की पावर जो एक्सएल बनती है, एक्सएल ओमेगा एल के बराबर होता है। जैसे किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने के लिए, वैसे इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, वो इंडक्टेंस जो टोटल बनेगा दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस बनता है इसका, उसको एक्सएल लिखते हैं, और एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर। तो ओमेगा एल को हमने एक्सएल लिख लिया, और ईएमएफ डिवाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका दैट इज आई नॉट। तो यहाँ पे आई नॉट बन जाएगा, सो इट विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी बन रहा है, लेकिन हमने इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको ये लिखेंगे साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा। तो ये साइन, ये 90 माइनस कॉस माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा ही बनेगा ना, और थीटा क्या ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी बनेगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर द अल्टरनेटिंग करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ई की इक्वेशन को और आई की इक्वेशन को। ई का फेज क्या है, दैट इज ओमेगा टी, फेजर डायग्राम में बनाएंगे भी सही, ये ओमेगा टी है, ई का फेज हमने ओमेगा टी बना दिया। आई का जो फेज है वो क्या है, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। यहाँ ना जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी था वो माइनस कॉस ओमेगा टी है, ये माइनस बाहर लगा दिया हमने, इसमें भी माइनस बाहर आएगा, माइनस ये बाहर है, ये माइनस अगर अंदर एडजस्ट करना है तो ये भी बन सकता है आई नॉट, माइनस एडजस्ट करना है तो नेगेटिव वाली टर्म पहले हो जाएगी, पॉजिटिव वाली बाद में हो जाएगी। जो साइन ओमेगा टी का रखा था वो माइनस कॉस ओमेगा टी उसका इंटीग्रेशन, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव नीचे वो माइनस लगाना भूल गए थे हम, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अब माइनस अंदर ले गए तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली पहले नेगेटिव वाली बाद में। अब ईएमएफ का फेज कितना है, दैट इज ओमेगा टी, लेकिन करंट का फेज कितना है, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी से माइनस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 पीछे, ओमेगा टी से माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब पाई बाय 2 पीछे, पीछे होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आगे होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पीछे है तो इधर बनेगा इससे 90 डिग्री, मतलब इधर आई नॉट बन गया, इधर ई नॉट बना, इधर क्या बना आई नॉट। ये जो ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे बनना चाहिए, तो जो एंगल बनेगा हमारे पास दैट इज 90, वो 90 होना चाहिए, दिस मस्ट बी पाई बाय 2। हमने बना दिया एक बारी कि क्लॉकवाइज में पीछे बनता है, तो इट मीन्स आई नॉट इधर है और ई नॉट इधर, ई नॉट इधर है, आई नॉट इधर है, तो इट मीन्स ई नॉट ई एम एफ इधर है और फेज उसकी 90 डिग्री ओमेगा टी से पीछे चलनी है, तो आई नॉट इधर बना, क्लियर। सो व्हाट इज दिस कि ई का फेज ओमेगा टी था, आई का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब इंडक्टर के थ्रू करंट और ईएमएफ जो है वो सेम फेज में नहीं है, करंट ईएमएफ से पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पीछे चलता है, मतलब 90 फेज पीछे रहता है। तो इंडक्टर के थ्रू आपने अब क्लियर करना है कि जो करंट है वो ईएमएफ से पीछे रहता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ
90 डिग्री। इससे एक चीज़ और निकल के आती है, ये फेजर डायग्राम इसका बन गया। ओके, अब हम इसका वैसे ग्राफ भी बनाएं अगर, तो ग्राफ क्या बनेगा, ये हम ईएमएफ का ग्राफ बना रहे हैं। अगर हमने करंट का ग्राफ बनाना है, इसी में करंट इसे 90 डिग्री पीछे दिखाना है, पीछे तो नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे, ये ऐसे, ऐसे चलेगा ये, मतलब जहाँ पे ये जीरो है तो वो अपने मैक्सिमम पे है, जहाँ ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, ये ईएमएफ है, ये करंट है, तो उल्टा चलेगा, जहाँ ईएमएफ मैक्सिमम वो जीरो हो जाएगा वहाँ पे। तो इट मीन दिस इज द ग्राफ फॉर करंट, एसी करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर। इसे एक टर्म और निकल के आती है, वो टर्म क्या है, देखो जो हमने ये किया है ओमेगा, क्या बना हमारा आई नोट आ गया, दैट इज ई नोट बाय ओमेगा, आई नोट क्या आ गया, ई नोट बाय में ओमेगा एल। आई क्या होता है, दैट इज वी बाय आर होता है, वी की जगह ई नोट आ गया, बाय में आर, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी होती है, जो आपने लिया है सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट इंडक्टर लिया है, उसकी करंट को रोकने की पावर होती है। तो यहाँ पे इंडक्टर की करंट को रोकने की जो पावर है, दैट इज, इसको एक्सएल लिख देते हैं, ये एक्सएल बन जाता है, दैट इज ओमेगा एल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर में अगर आपने, इंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया एक तरह का, कहने का मतलब ये है, व्हाट इज इट, दैट इज इंडक्टर का क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस, वो एक्सएल होता है, किसके बराबर होता है, ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई न्यू, एल इंडक्टेंस दे रखी होगी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी 2 माई, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, दैट इज एक्स एल। सो व्हाट वाज दिस, दिस वाज व्हेन एसी करंट इज पास थ्रू एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में अगर एसी करंट पास कर रहे हैं तो क्या उसकी टर्म्स हैं, करंट और फेज में, करंट और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, वो हम सब इसमें कैलकुलेट कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एक ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ अकेला क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर ही लगा हुआ है। सो दिस इज द कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके अक्रॉस लगा हुआ है, कैपेसिटेंस है उसका C। ओके, सो व्हाट इज द टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ईएमएफ जो अप्लाइड है वो कितना है, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ अप्लाइड टू द कैपेसिटर इज E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होता है। हमने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V क्या हो जाएगा, यहाँ से V हो जाएगा Q बाय C, V क्या हो जाएगा, दैट इज Q बाय C, Q इज चार्ज, C इज कैपेसिटेंस, Q इज चार्ज, C इज कैपेसिटेंस। तो जहाँ V है, V की जगह V मतलब E हो गया, यहाँ पे EMF, अल्टरनेटिंग में वो E लिखा जाता है, DC में आप उसको V लिखते थे, तो V की जगह ये E की जगह हम क्या ले सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या था, CV, तो V निकालना हमने, क्या हो जाएगा, Q बाय में C, तो E की जगह हमने लिख दिया Q बाय C इज इक्वल टू A नॉट साइन ओमेगा टी, Q इधर ही छोड़ दो, इट विल बिकम C E नॉट साइन ओमेगा टी, Q क्या बन गया, C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने Q तो मिल गया, चार्ज हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज का एज वी नो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करंट जो होता है वो चार्ज का डेरिवेटिव होता है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, सो इट विल बी डी क्यू बाई में डी टी, दोनों तरफ करें, C कांस्टेंट है, E नॉट कांस्टेंट रहता है, डेरिवेटिव ऑफ दिस डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया, दैट इज करंट, ये तो I बना, C E नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव दैट इज कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव है दैट इज कॉस ओमेगा टी। अभी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हुआ पूरे का, साइन का कॉस बन गया, अब आपने उसके एंगल का भी करना है, एंगल इज ओमेगा टी का डेरिवेटिव इनटू ओमेगा और आ जाएगा। इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, लेकिन डेरिवेटिव में पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, ये फर्क होता है दोनों इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में। तो ये क्या बन गया, दैट इज, यहाँ हम चलते हैं, आई ओमेगा सी ई नॉट, क्या बना, ओमेगा सी ई नॉट कोस ओमेगा टी, तो जो लास्ट में ओमेगा आया था वो मैंने पहले लिख दिया, ओमेगा सी ई नॉट कोस ओमेगा टी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 1 बाय में ओमेगा सी कोस ओमेगा टी,
ई नॉट बाय में 1 बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बन गया ये हमारे पास। ओके, तो ई नॉट बाय में 1 बाय में ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये साइन में है और वो कॉस में है, दोनों को आपको एक ही इक्वेशन में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय में 1 बाय ओमेगा सी, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। अब क्वेश्चन ये आता है भी जो हमें इंडक्टर वाला था हमारा, उसमें हमने कोस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस थीटा बनाया था, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा बनाया है। उसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, इंटीग्रेशन में हम अपोजिट चलेंगे नेगेटिव की तरफ, और यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, इसलिए प्लस में बनाता है। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही बनेगा। तो हम इसको ये लिखने के बजाय इसको मैंने सारे को आई नॉट लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ए प्लस बी या बी प्लस ए। क्या बना, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 बना यहाँ पे। अब अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो ईएमएफ की फेज है ओमेगा टी, करंट की फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब करंट प्लस पाई बाय 2 है, तो करंट 90 डिग्री फेज डिफरेंस जो आगे चल रहा है वो ईएमएफ से, करंट ईएमएफ से 90 डिग्री फेज में आगे चल रहा है, किससे, ईएमएफ से इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो अगर हम उसका फेजर डायग्राम बनाना चाहें, फेजर डायग्राम में ई नोट तो हम इधर बनाते ही हैं, ई नोट की फेज क्या होती है, दैट इज ओमेगा टी। नाउ व्हाट वी वांट टू राइट, वी वांट टू राइट दी करंट, करंट का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, करंट का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 का जो फेज है वो कैसे क्लियर करेंगे, इससे आगे होता है एंटी क्लॉकवाइज में, तो पाई बाय 2 इधर बनेगा, दैट इज आई नॉट। तो इधर आपको करंट बनाना पड़ेगा ये, दैट इज आई नॉट। तो ये डिफरेंस जो बनेगा दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 से आगे ही बनेगा, तो आई नॉट इधर बनेगा ये। क्लियर, दिस इज द फेजर डायग्राम। अगर हम इसी के ग्राफ पे चलें, ये हम ईएमएफ का ग्राफ बनाएं तो उससे 90 डिग्री आगे चलेगा ये, तो ये चलेगा उसका ग्राफ। ये जब मिनिमम है तो वो मैक्सिमम पे पहुंच गया, पॉजिटिव में मैक्सिमम, नेगेटिव, वो इंडक्टर में नेगेटिव मैक्सिमम था, उससे पीछे था तो नीचे बनाया था, इसमें पॉजिटिव में है तो आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ इसमें बन जाएगा ग्राफ। दिस इज फॉर ई एंड दिस इज फॉर आई। लेकिन हम बात करते हैं अब आई नॉट, हमने किसको लिखा, आई नॉट इज ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, आई नॉट इज ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। तो वैसे क्या होता है, करंट वही बात, अगर डीसी करंट में देखें आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू ईएमएफ, तो चलो वी की जगह ईएमएफ आ गया एसी में। तो नीचे क्या होता है, नीचे करंट को रोकने की पावर होती है, तो ये कैपेसिटर में करंट को रोकने, करंट को अपोज करने की जो पावर है दैट इज एक्स सी, 1 बाय ओमेगा सी इज एक्स सी, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलोगे इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, कैपेसिटर जो करंट का अपोज करने के लिए पावर लगा रहा है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इट, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ओके, तो ये करंट, कैपेसिटर में करंट को रोकने की जो पावर है दैट इज कैपेसिटिव। इंडक्टर में जो एक्सएल होती थी ओमेगा एल, उसमें ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस वाज द एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। हमने तीनों में अलग अलग पढ़ लिया कि अगर एसी करंट हम रेजिस्टेंस में पास करते हैं तो करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहते हैं। जैसा डीसी में रेजिस्टेंस बिहेव करता था वैसा ही एसी में बिहेव करता है। ओके, रेजिस्टेंस दोनों में सेम बिहेव करता है। लेकिन अगर हम बात कर लें इंडक्टर की, इंडक्टर में एसी करंट अगर पास करें तो करंट लैग बिहाइंड करता है, ईएमएफ से 90 डिग्री फेज डिफरेंस पीछे रहता है। ओके, और इंडक्टर की भी जो करंट को रोकने पावर दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको ओमेगा एल एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल से हम डिनोट करते हैं। ऐसे कैपेसिटर में जब हम एसी करंट अगर पास कर दें तो कैपेसिटर में एसी करंट, तो करंट जो लीड कर जाता है 90 डिग्री बाय द ईएमएफ, ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है, वो आगे की तरफ चलता है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो करंट को रोकने की उसकी पावर है अपोज करने की, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। तो तीनों सर्किट एलिमेंट्स में हमने ये पढ़ लिया कि कैसे एसी हमने पास करेंगे तो इसमें करंट और ईएमएफ कैसे बिहेव करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द today's lecture. I hope you all understood. Do practice, do well.
Prepare notes. So till then, thanks and have a nice day.